अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और हम अभी लोकवाणी हिंदी के पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो 10th उर्दू मीडियम और 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। उन बच्चों को जिनका कंपोजिट हिंदी है, ये चैप्टर उनके लिए भी है, जिनका कंपोजिट हिंदी है, जिनका लोकवाणी हिंदी है। तो स्टूडेंट, जो तीसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, सफ़र का साथी और सिर दर्द, एक बहुत ही हम कह सकते हैं एक फ़नी चैप्टर है। ये चैप्टर यात्रा वर्णन पर है। जैसे कि हम अक्सर जब यात्रा के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो कभी कभी रेल के सफ़र में जब हम जाते हैं, तो रेल के सफ़र में हमें कभी कभी ऐसे सहयात्री मिलते हैं, मतलब साथ में सफ़र करने वाले लोग भी होते हैं, जो कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ सिरदर्द बन जाते हैं। कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कभी गांव वगैरह गए हैं और आपके कंपार्टमेंट में जो दूसरे भी जो ट्रैवलर्स हैं, है ना, कुछ अच्छे होते हैं, कोई सिरदर्द बन जाते हैं। तो राइटर ने चैप्टर में ऐसे ही बताया कि कैसे रेल यात्रा में अखबार मांगकर पढ़ने वाले, अननेसेसरी बातें करने वाले, बिना मांगे सलाह देने वाले कैसे लोग मिलते हैं, उनके ऊपर राइटर ने मजाक किया है। ठीक है, तो एक फ़नी चैप्टर है ये। चलिए देखते हैं हम लोग। मीनिंग्स थोड़ी बहुत जो आपको लगेगी हार्ड वर्ड रहेगा, वो आप ज़रूर लिखना। देखो, सफ़र का साथी और सिर दर्द, राम नारायण उपाध्याय इसके राइटर हैं। राइटर ने अपना मतलब यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी टाइप ये चैप्टर लिखा है। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, मतलब राइटर कहता है कि मुझे अकेला सफ़र करना पसंद है। पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, मतलब कल्पना मतलब इमेजिनेशन, सिर्फ सोच में डुबकी लगाने। जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटने चले जाने, यानी जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हम विंडो से देखते हैं ना कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। निरंतर मतलब कंटिन्यूसली पीछे जाना। और दूर है, और जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब विंडो से बाहर देखना, उन पेड़ों को पीछे जाते हुए देखना, ये सब चीज़ें राइटर कहता है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा हो। और राइटर कहता है कि अगर यात्रा में अगर कोई हमें साथी मिल जाए, कोई साथ में ट्रैवल करने वाला मिल जाए, तो फिर क्या बात है। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ। मैं किसकी ओर एक जैसा निहारना मतलब देखना। किसे देखकर नाक भों सिकोड़ता हूँ। नाक भों सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता जाहिर करना, यानी ऐसा जाहिर करना कि मतलब उनके साथ सफ़र करना मतलब हमें ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी नापसंदी जाहिर करना। और कौन मेरे एकांत क्षणों का, और कौन मेरे अकेलेपन का अंतरंग साथी है, कौन मेरे साथ वक्त मतलब गुजारेगा, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, यह मुझे कतई पसंद नहीं। और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो देखते रहते हैं कि मैं किससे बात करना शुरू करूं। तो राइटर, देखो नॉर्मली राइटर क्या चाहता है कि मैं अकेला सफ़र करूं, ठीक है, कोई उसको साथ में सफ़र करने वाला पसंद नहीं है। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, दूर के नज़ारे, किसी प्राकृतिक मनोरम नेचुरल दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय, जैसे सूरज का उगना और सूर्यास्त, सूरज का ढलना, तभी मेरी दृष्टि उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर मतलब किसी पेड़ की डाली पर पाँव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है। फिर वो देखते देखते वो सामने से वो गायब भी हो जाती है। मतलब राइटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि कभी कभी वो खिड़की से बाहर देखता है। देखो नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पोएम
थोड़ा सा होती है टफ, बट चैप्टर्स नॉर्मली होते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर। तो राइटर कहता है कि कभी कभी मैं बाहर देखता हूँ तो सूर्यास्त, सूर्योदय, ये सब देखना पसंद है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वृक्ष की डाली पर बच्चे बैठे हैं और फिर थोड़ी देर में वो दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। मतलब ट्रेन इतनी फास्ट चलती है ना, कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारता चाहती है, कभी कभी नदी के किनारे को निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आँख में किंकरी गिर जाए, यानी आँख में मट्टी चले जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि आप ट्रेन से गुजर रहे हो, नीचे वैली दिख रही है, खाई दिख रही है या नदी दिख रही है, फिर अचानक सामने पहाड़ आ जाता है, फिर पहाड़ आने से क्या होता है, वो दृश्य ख़त्म। तो राइटर बस पहले तो अब यहाँ पे ये समझा रहा है कि बाहर के नेचुरल चीज़ें देखना पसंद है, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत आते हैं। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले, उच्चाकाश मतलब ऊपर आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। अनंत की ओर मतलब आसमान की ओर, छोर नापना मतलब उस आखिर तक जाना चाहता है। इसी बीच रेल की किसी गुफा में प्रवेश कर जाती हो, जैसे मैं आसमान में देखता हूँ तो अचानक ट्रेन गुफा में चली आती है, और तब लाचार मन को भी मन मानकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। बाध्य मतलब यानी ज़रूरी, मतलब वहाँ से कोई मतलब ऑप्शन ना होना, फिर उसको बस वो गुफा से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। देखो, ट्रेन के सफ़र में और बस के सफ़र में बहुत फ़र्क होता है। तो राइटर कहता है कि बाजू में बैठा हुआ आदमी ज़रूरी नहीं कि हमारा मनपसंद ही हो, क्योंकि बस में एक ही आदमी होता है जो बाजू में होता है, बस उसी से हमें बात करना है। ट्रेन में कैसा होता है कि सामने कोई, बाजू में, ऐसे 4-5 लोग मिलते हैं। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह, जो एक नाराज़ बीवी की तरह, लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता। अब उसने अलग अलग वैरायटी बताई है किसकी। हम सफ़र, जो साथ में सफ़र करने वाले लोग होते हैं, जो ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं। राइटर कहता है कि कुछ बार तो ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। कितना भी कोशिश करो लेकिन वो बात नहीं करते। सब बीवी रूठ गई, बात नहीं करती। और अगर उससे प्रश्नों के ज़रिए छेड़खानी की जाए, अगर उससे कुछ पूछा जाए तो हाँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। मतलब देखा, अब उसने वैरायटी बताया था अलग अलग लोगों की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस वो एक रूठी हुई बीवी की तरह, क्वेश्चन भी करो तो खाली हाँ और हूँ में जवाब, जैसे कि वो नाराज़ है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक 2 में से एक उत्तर ना आ जाए। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत बात करने वाले होते हैं। आप उनकी बातें सुने ना सुने, लेकिन जब तक वो आपको सुनाता ही रहेगा जब तक कि आपसे 1-2 जवाब नहीं आएंगे। वो बोलता रहेगा बोलता रहेगा। तो अलग अलग देखो, हमें ट्रेन में, बस में अलग अलग हमें ऐसे लोग मिलते हैं। कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने नहीं तो आपके पेरेंट्स ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत बातें करते, हम उनसे बेजार हो जाते हैं। देखो, आजकल का तो मॉडर्न टाइम है, आजकल मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग ज़्यादा मिलते होंगे। आजकल तो ऐसा है कि बस आप ट्रेन में बैठ गए, बस में बैठ गए, मोबाइल निकाले, ईयरफोन लगा दे, गाना चालू करके बिज़ी। आजकल तो सब यही कर रहे हैं। पहले ज़माने में लोग किताबें पढ़ते थे, आपस में बातचीत करते थे, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब ईयरफोन लगा दो, पूरे सफ़र में गाने सुनते रहो, कोई मूवी देख लो, टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो पहले ज़्यादा तब ऐसे ही होता था। मुझे सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है, उस एक अजीब इंसान की तरह होता है, अलग इंसान की तरह होता है, जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर, साथ में बैठे वालों की उपेक्षा मतलब उन्हें अवॉइड कर, बड़ों से मिलने दौड़ना चला जाता है। जैसे बड़े से मिलने जा रहा है और छोटे लोगों के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहा है। उपेक्षा करना मतलब उन्हें उदासीनता दिखाना।
राइटर कहता है कि मुझे सुपर ट्रेन, फास्ट ट्रेन नहीं पसंद, मुझे मतलब एक्सप्रेस पसंद है जो ज़्यादातर स्टॉप लेती है, और सुपर फास्ट ट्रेन 1 या 2 स्टॉप। मतलब ये उन लोगों की तरह होती है जो बड़े लोगों से सिर्फ मिलते हैं, छोटे छोटे लोगों के इनके नज़र में कोई औकात नहीं होती। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, उसे अपने चलने पर घमंड होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है। मतलब देखो बहुत अच्छा कंपेयर किया राइटर ने कि वो दोस्त की तरह दूर से स्टेशन को देखकर अपनी चाल को धीमी करती है, लेकिन सुपर फास्ट और फास्ट चलती है। मतलब ऐसे लोग जो बहुत घमंडी होते हैं, सबको अपने हृदय में स्थान देती है। राइटर कह रहा है कि वो सबको अपने दिल में इज्जत देती है, जगह देती है, और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो, और जब वो स्टेशन भी छोड़ती है तो ऐसे कि जैसे एक दोस्त दूसरे से विदा ले रहा हो, बाय कर रहा हूँ। आई होप ये चैप्टर समझ में आ रहा है स्टूडेंट। आप ऐसा सोच रहे होगे कि सर कंटिन्यू पढ़ाते ही जा रहे हैं, क्योंकि देखो हिंदी के चैप्टर्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, बस आपको सुनना है ध्यान से। बस ये याद रखो कि ध्यान से सुनो, कुछ हार्ड वर्ड लगेगा तो मीनिंग लिखो। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। राइटर कहता है कि मैं तो बस बाहर की दुनिया देखने में बिज़ी रहता हूँ, ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो। शीशे में से बाइस्कोप मतलब बाहर की तरफ, बाइस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके। लेकिन कोई देखने दे तब तो, जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। तो राइटर कहता है कि बस आप ट्रेन में बैठो तो कुछ लोग जो होते हैं वो पहले से ही तैयारी रहते हैं, जैसे ही वो देखते हैं कि अखबार इनके पास तो फ़ौरन पूछते कि अखबार मिलेगा पढ़ने। भले ही आपने उसे अभी अभी ख़रीदा हो, आपने भी अभी अभी ख़रीदा मतलब ट्रेन में चढ़ने से पहले, और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर पन्ने पलटकर भी नहीं देखे हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। आप कुछ बोलते उतने पहले वो पूछेगा और आपके झोले में से ले भी लेगा। ऐसे भी को ट्रैवलर्स होते हैं, ओके। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी। अब आपकी हालत जैसा वो अखबार उसका और हम मांग रहे हैं, और आप उत्सुकता से राह देखेंगे और आप इंतज़ार में रहेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। अब वो आराम से पढ़ते बैठेगा, पेज पलटेगा, एक एक डिटेल में पढ़ेगा, और आप इंतज़ार में रहोगे कि पता नहीं कब वापस देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने से वो चीज़ें ले लेते लेकिन वापस जल्दी नहीं देते। तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरबी से मोड़ते हुए, मतलब एकदम ख़राब तरीके से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे। अब कोई दूसरा मालूम पड़ा किसी दूसरे ने मांगा, उसको इस तरह से दे देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं है। अब उसने अपने साथी को दे दिया या किसी और को दे दिया बिना आपको पूछे। मतलब आपके पास वो अखबार आ ही नहीं रहा है, आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। उसकी निजी संपत्ति हो, जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। अब कोई एक पेज ले लिया, कोई दूसरा पेज ले लिया, पूरे डिब्बे के चक्कर लगाएंगे। मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता आज नज़र आएगा, कोई तो वो पेपर से सीट झाड़ता है, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई देगा। तो राइटर कहता है कि समाचार पत्र के कितने इस्तेमाल है, कोई खाना खाता है उसके ऊपर। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। देखते हम नॉर्मली न्यूज़पेपर घर में भी हमारे रोटी बांधने के लिए, अगर हम खाना खा रहे तो ट्रेन में या बस में तो हम बिछा देते हैं। तो राइटर कहता है कि समाचार पत्र बनाने वाले भी नहीं सोचा होगा कि इसके इतने फ़ायदे, उसको भी मालूम पड़ा अच्छा ये भी फ़ायदा है इसका। इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, अब आप सोचोगे अब होपलेस हो गए, अब आपको आराम करना है,
इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हो आप? आप अपने मन से कहेंगे, अपने अनमने मन से मतलब नहीं चाहते हो आप जवाब दोगे भोपाल तक। फिर वो पूछेगा भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? अननेसेसरी क्वेश्चन सा, अननेसेसरी। अभी आपको आराम करना है, ऐसे कई लोग मिलते हैं। तो आप कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, तर्क मतलब अंदाज़ा, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, कहाँ टाइम बदल गया। फिर वो बोले गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी ना। चेन पुलिंग मतलब क्या होता है कि कई बार लोग गाड़ी की जो चेन है वो खींच लेते हैं कुछ वजह से। आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, अब आप सोचेंगे चलो बातचीत बंद, ख़त्म हो गया ना, उसको उसका जवाब मिल गया। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, तभी एक तीर की तरह क्वेश्चन आपको लगेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? फिर कहा राइटर ने हबीबगंज। पूछा हबीबगंज क्यों? कहा वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है, तुलसी नगर जाना है मुझे, वहाँ से नज़दीक है हबीबगंज से। वे चिढ़कर कहेंगे, अब वो चिढ़कर बोलेगा खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐंठ लेंगे, आपसे 5-7 रुपये ले लेंगे। इससे तो अच्छा है कि आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। मतलब अब वो बात करने वाले ने फिर नया रास्ता बताया कि खाक आपको सस्ता पड़ता है और आप उतरो किधर, भोपाल। मतलब अब हम उनसे आंसर नहीं चाहते, लेकिन वो फिर भी आंसर दे रहे हैं। वहाँ से 4 कदम चलो, टेम्पो में बैठ जाओ, 5 पैसे दो टीटी नगर, फिर वहाँ से 5 पैसे लेके तुलसी नगर। सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में ना बैठा दे। राइटर ने सोचा कि कहीं वापस हबीबगंज ना ले जाए, फिर वहाँ से ट्रेन में वापस ना बिठा दे। अतः वो चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। राइटर चुपचाप बैठ गया, निश्चल मतलब एकदम खामोश, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपके साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं आपको उनके जवाब देना ही है। पूछा भोपाल में क्या करते हैं? कहा मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने दो, ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है रहने को, बीवी और 2 बच्चे हैं। मतलब वो बताते जा रहे हैं। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज़ सुनाई देंगी। मतलब अगर आपके साथ में अगर कोई रेलवे का कर्मचारी है ना, तो पूरे सफ़र में आपको रेलवे की पूरी जानकारी मिल जाएगी। कोई कहेगा एटअप से जा रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। ये सब देखो नाम है 7 डाउन। अगर स्टेशन मास्टर से सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। अब ये आउटर, सिग्नल, ये सब ट्रेन की से टर्म है, ट्रेन के टर्म है, तो ट्रेन रेलवे के कर्मचारी ऐसी ही बात करेंगे। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास रखना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर है। मतलब आजकल तो ऐसा होगा कि मेल को रोक दिया जाता है और मालगाड़ी को आगे भेजा जाता है, क्योंकि मालगाड़ी के अंदर जो सामान है वो ख़राब होने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज़ भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज़ होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएंगी। मतलब अगर आप कंप्लेंट भी करना चाहो तो आप कंप्लेंट नहीं कर पाओगे। आई होप ये चैप्टर समझ में आ रहा है स्टूडेंट। देखो थोड़ा ही है अब बचा हुआ, ओके, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हम लोग का, और नॉर्मल हिंदी में है करके मैं रीड करके ही आपको समझाते जा रहा हूँ।
है ना, ध्यान देना अच्छे से। दूसरे ने कहा मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। एक ने कहा कि मैं इंक्वायरी डिपार्टमेंट में हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएंगी। कोई पूछता है कि मतलब 10 बजे वाली रेल कब आएगी। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी। अब छोटी लाइन वाली गाड़ी छोटी लाइन पे ही खड़ी होगी ना, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। ऐसा लग रहा है कि मानो बड़ी लाइन पे आ जाएगी। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। पूछा क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। और एक बार तो इंक्वायरी डिपार्टमेंट में आकर एक जन ने पूछा कि भाई मेरे पास टिकट नहीं है, तो बिना टिकट वालों के बाहर से निकलने का रास्ता कहाँ से है। मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आ गया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बनाने का काम कर रहा हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, साथ में पैसेंजर ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, मतलब हम ट्रेन से कहीं दूर जाना है तो हम रिजर्वेशन करते ताकि हमको आराम से सीट मिल जाए। मैंने कहा ये तो सहज बात है ना, ये तो ऑब्वियस है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिर दर्द मोल लेना है। बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन की यात्रा करना मतलब सर दर्द ले लेना है, क्योंकि यात्रा करना इतना आसान नहीं है बिना आरक्षण के। वे बोले आप भी अजीब आदमी हैं, सिर दर्द तो आरक्षण करवाने में है। और उसने बोला वो तो रिजर्वेशन में सिर दर्द है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं, और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वो हिराकत भरी निगाह से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। मतलब वो कहता है कि टिकट निकाल कर सफ़र करना कौन सी बड़ी बात है। अकड़ कर आप आते हैं, शान से बैठते हैं, कंडक्टर देखता भी नहीं टिकट, कहता है कि जब आरक्षण है तो क्या देखना, हाँ अगर नहीं होता टिकट तो मैं तुम्हें देख लेता। वो दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है न आरक्षण। इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उसे वो जहाँ से चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है, वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। फिर आरक्षण क्यों करना जब कंडक्टर ही हमें सब अरेंज करके दे रहा है ट्रेन के अंदर। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप ट्रेन में गए हो और रिजर्वेशन कुछ लोगों का है, एक दो का नहीं है, तो जो टीटी होते हैं वो ट्रेन के अंदर आते हैं, हम उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दो, है ना, एडजस्टमेंट कर लो, तो अंदर आपको सीट मिल जाएगी। जहाँ तक वो चाहेगा वहाँ तक सीट मिल जाएगी। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। और उसने कहा कि देखो भारतीय जनता हमारी संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए, लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, उसके पीछे एक अलिखित लाइन भी है जो लिखी हुई नहीं है, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। और वो कहता है मजाक में कि देखो भारतीय रेल जो है ना वो कंडक्टर की संपत्ति, वो अगर चाहे तो आपको कहाँ कर भी टिकट दे दे, बिना आप रिजर्वेशन के चले जाओ। कई बार हम लोग, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, बिना आरक्षण के चले जाओ, टीसी को थोड़ा पैसा दे दो, वो आपको सीट दे देगा। तो भारतीय रेल जनता की नहीं, कंडक्टर की संपत्ति है। सांझ हो चली थी, शाम हो रही थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। लोगों ने अपने अपने होल्डॉल बिछाने शुरू कर दिए। होल्डॉल मतलब जो सीट होती है ना बिछाने की, जहाँ पे हम लेटते हैं। जैसा आप अगर रिजर्वेशन डब्बे में गए होगे तो मिडल की जो टेकने वाली सीट है उसको ऊपर कर देते हैं, है ना। मैं भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की गोली खाई और लेटना चाहा। उतने में सहयात्री ने देखा और पूछा, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है। मैंने कहा जी हाँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम खाना खाते हैं, खाना खा रहे होते हैं, कोई आके पूछता है क्या खाना खा रहा है, तो बोलते नहीं हम लोग घूम रहे। अबे तो देख ना, खाना ही खा रहा हूँ ना, क्या डांस कर रहा हूँ। मैंने कहा जी हाँ। बोले आप ऐसी वैसी गोलियाँ क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा कल क्या खाया था, रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली थी। अरे रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं। मतलब वो नई कहानी सुन रहा था।
कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं, उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। कहीं आपने बासी खाना तो नहीं खाया, ऐसा उसको कहना था। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मज़ा आता है। फिर पूछा आपको सिर दर्द कितने समय से है, मतलब वो ऐसा पूछ रहा जैसे वो डॉक्टर बन गया है। क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? पैतृक बीमारी मतलब ये आपके बाप दादाओं से चली आ रही है कि आपको ही है? मैंने कहा मेरे परिवार में मेरे परिवार में सभी के सिर है, सबको सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। ऑब्वियसली ना, सबके सिर है तो सबको दर्द तो होगा ही ना। तो राइटर ने भी छिड़के कहा कि मेरे घर में माशाल्लाह सबको सिर है। अब सबको सिर है तो सबको सिर दर्द होना तो नेचुरल है। वे बोले क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। अब वो बताने लगा कि रीज़न सिर दर्द होने के गैस से भी होता है। मैंने कहा आप बजा फरमाते, आप सही कह रहे हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलकोरे ले रहा था, खुश हो जाता। लेकिन जब से हमसफ़र साथियों ने सिर खाना शुरू किया है ना, तब से बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। अब उसने भी सुना दिया राइटर ने, घर से निकाला तो एकदम फिट एंड फाइन, ट्रेन में बैठा तो भी अच्छा, मज़े ले रहा, बाहर की पूरे सीनरी, किताब पढ़ रहा था, मज़े आ रही थी। लेकिन जब से आप लोगों के साथ बातें हुई ना तो सर दर्द होने लगा। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। और राइटर ने फिर फाइनली सुना दिया कि मैं सिर दर्द से परेशान नहीं हूँ, मैं मेरे साथ ट्रैवल करने वाले जो मेरे हमसफ़र साथी हैं ना, उनके दर्द सिर से परेशान है, मतलब उनकी बातों से मैं परेशान हो गया। तो इस तरह से राइटर ने फाइनली उसे जवाब दे दिया कि आप लोगों की बातें बंद होगी तो मेरा सिर दर्द सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझा है, और नहीं तो आप 1 से 2 बार इसको सुन सकते हो। आसान है कृति सॉल्व करना, सत्य विधान है ना, विधान को सत्य करके लिखिए, रॉन्ग को सही करिए। फिर इसकी जो कृतियाँ हैं वो भी आसान है, आप हिंदी के कृति और ख़ास करके चैप्टर की कृति इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। और रही बात मराठी की, तो उसकी कृति और पोएम की कृति में थोड़ी टफ होती है, तो मैं वो हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, आने वाले अभी टाइम में आपके एग्ज़ाम्स है, प्रिपेयर करो आपको। मैंने इससे पहले भी शायद आपको बोला हूँ कि ग्रामर जो 9th में आपने पढ़ा है, जो आप पहले से पढ़ रहे हो, उन्हीं ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। जैसा नाम, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, सब आपने 9वीं में पढ़ा है और आपको पढ़ाया गया है। काल परिवर्तन भी आपने पढ़े हो, तो ये सब क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो ये कोई नहीं कहेगा कि सर अभी नहीं पढ़ा है, अरे लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करना है। हाँ, ये सेम के बाद, ये टेस्ट के बाद आपका जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो उससे पहले मैं फिर आपको जो नए ग्रामर जो इंक्लूड हुए ना, वो मैं आपको कराऊंगा। 10th के जो नए वाले ग्रामर इंक्लूड हुए हैं, पुराने वाले ग्रामर भी हम लोग बाद में रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो खुद से। ओके, तो कुछ इतना टेंशन लेना नहीं है ग्रामर को लेकर या राइटिंग स्किल्स को लेकर। जो चीज़ आप बचपन से कर रहे हो वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो चैप्टर को 1 से 2 बार वापस सुन लेना अगर नहीं समझाए तो। ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी करो, पैसेजेस की प्रैक्टिस करो। मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट्स पैसेजेस की प्रैक्टिस कर रहा है उसको एग्ज़ाम के पैसेजेस सॉल्व करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो स्टूडेंट ने प्रैक्टिस कराई नहीं है तो उनको परेशानी होने वाली है। इसलिए मैं आपको शुरुआत से कहता था कि पैसेजेस सॉल्व करो, कृति सॉल्व करो। और कई बार मैंने आपको बोला भी हूँ कि वर्कबुक आपको मिली है, वर्कबुक में प्रैक्टिस करो। वर्कबुक के अंदर देखो कौन कौन से हमारे ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन, संज्ञा, नाम, सर्वनाम, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, फिर मराठी के ग्रामर के क्वेश्चंस, फिर उसके अलावा काल परिवर्तन,
9th में भी आपको काल परिवर्तन था। तो यही सब चीज़ें होगी एग्ज़ाम में, आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पहले की बुक मेंटेन रखा है तो उसको काम आ जाएगी, नहीं तो आप डाइजेस्ट रेफ़र करो, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम में ग्रामर अटेम्प्ट करना है, राइटिंग स्किल्स अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट टाइम हम लोग लेक्चर में, मतलब जब ये यूनिट आप एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में फिर हम लोग ग्रामर का लेक्चर भी लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, प्रैक्टिस करते रहो।